चलिए तो आज एक और टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कशंस करते हैं और जो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ऑलरेडी हम लोग एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब डिप्रेशन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये जो डिसऑर्डर है इसे भी कुछ थियोरी के साथ जुड़ा गया है और उसमें जो मेन थियोरी है कि अगर हम डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल एलिवेट करते हैं तो उन्हें फ़ायदा होता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं नॉरएपिनेफ्रिन और मेनली है सीरोटोनिन। तो ये दो न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली ऐसे हैं कि अगर इनका लेवल हम लोग बढ़ाते हैं तो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में थोड़ा मूड एलिवेट कर सकते हैं और क्वाइट सिग्निफिकेंटली उसका कंडीशन हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन एम डिप्रेशन का रहेगा वो कुछ ऐसी ड्रग्स यूज़ करने का रहेगा कि ये जो ड्रग्स हैं ये किसी भी तरह से नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को या फिर सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा सके, या तो दोनों के लेवल को बढ़ाए या किसी एक और लेवल के बढ़ाए। हमें पता है कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है यहाँ से रिलीज़ होता है, वो चाहे नॉरएप्रिन हो या कोई भी हो, सेरोटोनिन हो, वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है। उसके बाद उसका रीअपटेक हो जाता है कुछ ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू। यहाँ पे भी उसका एक लेवल मैनेज करता है एक एंजाइम जिसका नाम है एमएओ। तो ये सब चीज़ों का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। देखते हैं आगे। तो जो थियोरी की बात की थी हमने कि हम लोग ऐसी कुछ ड्रग्स का यूज़ करेंगे कि जो किसी भी तरह से नॉरएपिनेफ्रिन या फिर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाए, बट इसके अलावा भी ये अगर लेवल बढ़ते हैं तो एक और थियरी निकल के आई है, वो है ये ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। इनका लेवल बढ़ना ये भी अच्छी चीज़ है डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को, और जिससे भी डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जब भी BDNF का लेवल बढ़ता है तो वो न्यूरोनल जो प्लास्टिसिटी होती है और न्यूरोजेनेसिस होता है वो बढ़ाता है, जिससे पेशेंट्स को फ़ायदा हो सके। तो ये एक नई थियरी भी अभी निकल के आई है कि किसी भी प्रकार से हम लोग न्यूरोनल प्लास्टिसिटी बढ़ा सके विद द हेल्प ऑफ BDNF, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है। सेम वे लिथियम का भी रोल है BDNF का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ाने का। किस प्रकार से? क्योंकि BDNF का यूजुअली ब्रेक डाउन हो जाता है, तो BDNF का जो ब्रेक डाउन भी रोकता है, इनहिबिट करता है, एक ब्रेक डाउन एंजाइम करता है जिसे कहते हैं GSK3, ग्लाइकोजन काइनेस सिंथेस काइनेस 3, वो ब्रेक डाउन करता है। तो लिथियम इसे इनहिबिट करता है, तो जिससे इवेंचुअली BDNF का लेवल बढ़ता है। तो लिथियम भी इस प्रकार के बाइपोलर कंडीशंस होती है जहाँ पे डिप्रेशन डोमिनेंट सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे लिथियम भी काम करता है। वैसे लिथियम एंटी मेनियक ड्रग है, मेनिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स जिसमें डिप्रेशन एक पार्ट रहता है उसमें भी लिथियम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे हमने बात की कि डिप्रेशन रिजल्ट क्यों होता है, जब भी ये मोनोमाइंस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं ब्रेन में तो होता है। तो किसी भी प्रकार से हम लोग अगर उनकी एक्टिविटी बढ़ा सकें तो जिसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहते हैं, इनकी एक्टिविटी बढ़ाते हैं। कुछ एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स भी है क्लासिफिकेशन में, हम लोग देखेंगे वो अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं और इनका लेवल बढ़ाते हैं, या फिर कोई अलग ही मैकेनिज्म होते हैं इनके लेवल के सिवाय, कुछ अलग मैकेनिज्म होती है जिससे काम करते हैं। तो ये सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ाते हैं जिन्हें टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, और कुछ अलग मैकेनिज्म से काम करते हैं उन्हें एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। जो टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स की हम लोग पहले बात करेंगे, उसके बाद इवेंचुअली हम लोग एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स को कवर करेंगे इंडिविजुअली। इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ही अगेन हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में एक जो बड़ा क्लास आता है वो है एमएओ इनहिबिटर्स, माओ अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, और दूसरा होता है रिएप्टेक इनहिबिटर्स। जैसे हमने बात की थी कि जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे एमएओ नामक एंजाइम होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल एक मेंटेन करता है। तो उससे अगर इनहिबिट करे तो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं रिलीज ऑफ दिस अमाइंस। तो एमएओ के कुछ नॉन सिलेक्टिव इनहिबिटर्स हैं और कुछ सिलेक्टिव इनहिबिटर्स हैं, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन है। नॉन सिलेक्टिव इनहिबिटर्स में नाम है ट्रानिल सिप्रोमिन, फिनेल्जिन जैसे आप याद रखते हैं। सिलेक्टिव में खास याद रखें मोक्लोबिमाइड। उसके बाद रीअपटेक इनहिबिटर्स की जैसे हमने बात की थी कि जो नॉरएपिनेफ्रिन या फिर जो सेरोटोनिन है उससे रीअपटेक होता है। तो दोनों का अगर रीअपटेक इनहिबिशंस करे तो उसमें जो ड्रग निकल के आती है वो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, और दूसरी सिलेक्टिव नॉरएपिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आती है। और फिर एक होता है SSRI जो अब काफ़ी यूज़ होता है, सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला अभी ये ड्रग है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में। SSRI सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सिर्फ सीरोटोनिन का रीअपटेक इनहिबिट करता है। देखते हैं हर एक के बारे में, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट भी करेंगे जिससे हर एक का एडवांटेज डिसएडवांटेज पता चल सके।
और यही चीज़ को फिगर के थ्रू हमने समराइज़ किया है कि ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है। नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें तो मान लीजिए कि ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीजिंग साइनेप्स हैं, जहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होता है और वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है। उसके बाद उसका अपटेक हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, यहाँ पे भी लेवल मेंटेन करता है एमएओ नामक एंजाइम। ठीक है। और प्री साइनेप्टिकली ऑटो रिसेप्टर्स भी आए होते हैं, जैसे यहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर्स भी आया हुआ होता है, वो भी मॉड्यूलेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेम वे सीरोटोनिन में भी सेम मैकेनिज्म है, उसके कुछ रिसेप्टर्स अलग होते हैं। तो किस प्रकार से हर एक ड्रग यहाँ पे काम करती है वो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो पहले देखते हैं एमएओ इन्हिबिटर। तो ये एमएओ नामक एंजाइम को इन्हिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है नॉरएपिनेफ्रिन या फिर सीरोटोनिन का प्री साइनेप्टिकली बढ़ेगा और जिससे इसका रिलीज़ होगा, तो उसमें रिलीज़ में ये हेल्प करता है। सेम वे जो रिएप्टिक इन्हिबिटर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर है उसको बंद कर देते हैं, उसे इन्हिबिट करते हैं और जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल साइनेप्स में बढ़ता है। कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो एडिशनल रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं जो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है, ट्राजोडोन, नेफाजोडोन, डिटेल में देखेंगे उनके बारे में, लेकिन ओवरऑल अभी बात कर लेते हैं ग्रॉसली कि ये जो नॉन सेलेक्टिविटी के जो इश्यू है उसके लिए काम है, तो दूसरे रिसेप्टर्स को बंद कर देती हैं, जिससे स्पेसिफिकली जो बड़ा है सीरोटोनिन वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जैसे 5HT1 के ऊपर ही काम कर सके। कुछ ड्रग जो है ऑटो रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती हैं, उनको बंद कर देती है और नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज बढ़ाती है, जैसे मियानसेरिन और मिर्तासेपिन। चलिए पहले एमएओ इन्हिबिटर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे हमने बात की थी कि एमएओ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माओ ए और दूसरा होता है माओ बी। माओ ए होता है वो प्रीडोमिनेंटली मेटाबोलाइज करता है नॉरएपिनेफ्रिन को, सीरोटोनिन को और डोपामिन, इन तीनों का मेटाबॉलिज्म के साथ एसोसिएटेड जुड़ा होता है। जबकि माओ बी स्पेसिफिकली सिर्फ डोपामिन के मेटाबॉलिज्म के साथ जुड़ा हुआ एंजाइम है। अगर साइट की बात करें तो माओ ए कहाँ कहाँ पे होता है। माओ ए जो प्रीडोमिनेंटली होता है वो इंटेस्टाइन में हो गया, पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स, जब हम लोग एएनएस देख रहे थे, लीवर, ऐसी जगह पे होता है। स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन और नर्व एंडिंग पे क्लिनिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जबकि माओ बी की बात करें तो वो मेनली ब्रेन प्लेटलेट्स में होता है, ब्रेन में ज़्यादा होता है, जहाँ पे क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। पार्किंसोनिज्म डिस्कस किए थे हम लोग, उसके अंदर हमने चर्चा की थी कि जहाँ पे माओ बी इनहिबिटिंग ड्रग्स सेलेजिलिन, रेसेजिलिन जैसी ड्रग्स का रोल है। तो पहले देखते हैं नॉन सिलेक्टिव एमओ इन्हिबिटर, जिनकी माओ ए और माओ बी दोनों को बंद करने वाले इन्हिबिटर्स, जिसमें आप नाम याद रखें, ट्रानेलसिप्रोमिन, फिनाल्जिन, आइसोकार्बाजिड, ये 3 ड्रग्स हैं। इनमें से आपको 1-2 याद रहे तो चलेगा। ये दोनों फॉर्म्स ऑफ एमएओ को इनहिबिट करता है इरिवर्सिबली। और मोस्टली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का ये रहता है कि उनमें टाइम लगता है, एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट आने में थोड़ा लैग पीरियड रहता है। मिनिमम 1 to 2 वीक्स तो मिनिमम लगता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगता है 3 to 4 वीक्स। जो मैक्सिमम एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट आने में टाइम थोड़ा लग जाता है, तो ये चीज़ एक उसका डिसएडवांटेज भी आप कह सकते हैं। तो ये जो नॉन सिलेक्टिव थी उनके साथ जुड़े हुए थे काफ़ी डिसएडवांटेजेस। कौन कौन से डिसएडवांटेजेस थे कि ड्रग इंटरेक्शंस, नॉन सिलेक्टिव्स के साथ ड्रग इंटरेक्शंस बहुत सारी थी। ठीक है। सो इसीलिए कौन कौन सी ड्रग इंटरेक्शन है वो जानना ज़रूरी है, और हर एक इंटरेक्शन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं। हर एक इंटरेक्शंस का एक एमसीक्यूज इसमें से निकलता है या फिर वाइवा क्वेश्चंस निकल सकता है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ चीज़ रिएक्शन। हमें पता ही है, एएनएस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आप एमएओ इनहिबिटिंग ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, स्पेशली एमएओ इनहिबिशन करने वाली ड्रग, यहाँ पे तो नॉन सिलेक्टिव है तो ए बी दोनों को इनहिबिट करेगी। सो एमएओ इनहिबिटर जब भी आप ले रहे हैं और अगर उसके साथ टायरामिन कंटेनिंग फूड लेते हैं तो क्या होता है, तो जो टायरामिन है वो टायरामिन कंटेनिंग फूड, जैसे मान लीजिए चीज़ हो गया, बियर हो गया, रेड वाइन हो गया, जब भी आप लेते हैं तो वो इंटेस्टिनल मेटाबॉलिज्म को एस्किप कर देता है। और टायरामिन का मेटाबॉलिज्म यूजुअली इंटेस्टाइन में हो जाता है एमएओ से, अब नहीं होगा तो वो टायरामिन चला जाएगा कहाँ पे, हमारे प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल में। और वो जो टायरामिन है प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल में से वहाँ पे भी स्किप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमने एमएओ को इनहिबिट कर रखा है, तो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल वहाँ पे ट्रिमेंडसली बढ़ जाएगा।
तो ट्रिमेंडस नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ने से क्या होगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा। तो इस टाइप की सिचुएशंस को कहते हैं चीज़ रिएक्शन। तो कोई पेशेंट मान लीजिए कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एमएओ इनहिबिटर के ऊपर है, कोई पार्टी में जाता है, ड्रिंक करता है या चीज़ लेता है, बियर लेता है, तो सडनली इमरजेंसी सिचुएशन हो के ब्लड प्रेशर शूटअप होता है, तो दैट इज़ क्लासिकल केस ऑफ चीज़ रिएक्शन। फिर आपको अल्फा ब्लॉकिंग ड्रग देना पड़ता है ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, जहाँ पे फेंटोलेमाइन एक ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे निकलता है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो जब भी एमएओ इनहिबिटर्स आप ड्रग्स जैसे पैथिडीन के साथ लेते हो, नॉर्मली पैथिडीन जो है वो मेटाबोलाइज होती है अपने नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में, जब लेकिन एमएओ इनहिबिटर्स के साथ लेती है तो इसका जो मेटाबोलाइट निकलता है नॉर्म पैथिडीन, वो एक थोड़ा टॉक्सिक होता है, और टॉक्सिक इन अ वे कि न्यूरोटॉक्सिक होता है, जिससे न्यूरोनल एक्साइटेशन होता है और जिससे सीजर्स भी प्रेसिपिटेट होता है। तो ये भी आप चीज़ रखें ध्यान में कि जब भी एमएओ इनहिबिटर्स या फिर माओ इनहिबिटर्स लेते हो तो पैथिडीन के साथ मत लीजिए। तीसरा होता है सीरोटोनिन सिंड्रोम। ओके, एमएओ इनहिबिटर्स जो ड्रग है वो तुरंत ही या फिर अलोंग विथ एसएसआरआई, जैसे हमने बात की थी सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इनके साथ मत लीजिए। तो दो दवाइयों को मिक्स कर कीजिए, एसएसआरआई और एमएओ इनहिबिटर। अगर दोनों में गैप भी रख रहे हैं तो ये गैप कम से कम 14 दिनों का रखिए, क्योंकि जब भी ये ओवरलैप होगा तो क्या होगा कि एमएओ इनहिबिटर से नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, इससे सीरोटोनिन का लेवल बहुत ही बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बढ़ने से भी सीएनएस एक्साइटेशंस होता है, कार्डियोवास्कुलर एक्साइटेशन होता है, और जिसे सीरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये बात चीज़ों को ध्यान रखें कि ज़्यादा आप ये मोनोमाइंस का लेवल ना बढ़ा दें, अदरवाइज ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। चलिए, तो आप समझते हैं एमएओ ए के सिलेक्टिव इनहिबिटर्स को। अब तक हमने देखा था कि नॉन सिलेक्टिव इनहिबिटर्स था, अब है सिलेक्टिव एमएओ इनहिबिटर्स। ये जो इनहिबिटर्स हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है, इसलिए रीमा जैसे नाम भी दिया गया है, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ एमएओ ए, जिसमें ड्रग का नाम है मोक्लोबेमाइड। बहुत ही स्पेसिफिक ड्रग है, मोक्लोबेमाइड करके ड्रग है, माओ ए को सिलेक्टिवली एंड रिवर्सिबली इनहिबिट करती है। टीसीए के ऑल्टरनेटिव में आप दे सकते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन की एज अ ट्रीटमेंट। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एमएओ इनहिबिटर्स में एक ड्रग है स्पेसिफिक सिलेक्टिव इनहिबिटर से, दैट इज मोक्लोबेमाइड। फिर आ जाते हैं सिलेक्टिव माओ बी इनहिबिटर्स, जिसमें नाम है सेलेजिलिन। जैसे हमने बात की थी कि एमएओ बी का इनहिबिशंस करता है, ये मेनली ज़्यादा यूज़ होता है ब्रेन में, जो यहाँ पे पार्किंसनिज्म में काफ़ी यूज़ होता है। इसके ट्रांसडर्मल पैचेस भी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल है। मेनली एमएओ बी को इनहिबिट करता है, लेकिन इसलिए पार्किंसनिज्म में ये ज़्यादा यूज़ होता है। अभी हम समझते हैं मेन ड्रग के बारे में, और जो ड्रग का नाम है टीसीए या फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ये पुरानी ड्रग्स हैं, ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं, डिप्रेशन में पहले यूज़ होती थी, लेकिन क्या है कि इससे काफ़ी सारी एडवर्स ड्रग रिएक्शन जुड़ी हुई थी, इसलिए अभी रिसेंट सिनारियो में डिप्रेशन के लिए कम यूज़ होती है। क्या डिसएडवांटेज थे देखते हैं। इससे दोनों का रीअपटेक बंद होता था, तो इससे सीरोटोनिन का लेवल भी बढ़ता था और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल भी बढ़ाता था। तो पहली चीज़ कि दोनों का जो रीअपटेक है उसको ये बंद करती है, दोनों के जो ट्रांसमीटर हैं उसको ये ब्लॉक करती है। इसमें एक ड्रग ब्यूप्रोपियोन भी है, और ब्यूप्रोपियोन डोपामिन का रीअपटेक भी बंद करती है, तो डोपामिन का लेवल भी बढ़ाती है ब्यूप्रोपियोन, जो स्मोकिंग सिजेशंस में यूज़ होती है। अगेन इसमें भी एक लेटेंसी पीरियड रहता है, 2 to 3 वीक्स इफेक्ट आने में देर लगती है। अभी एक चीज़ है कि इनिशियली जब भी ये लोग अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल बढ़ाती है, मान लीजिए कि नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ाती है, तो वो नॉरएपिनेफ्रिन साइनेप्स में बढ़ता है, तो वो प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं अल्फ़ा 2, उसके ऊपर काम करते हैं। जब भी अल्फ़ा 2 का स्टिमुलेशन होता है तो क्या करता है कि ये ऑटो रिसेप्टर्स हैं, तो ये फिर कम करता है नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज। तो इनिशियली ऐसा पिक्चर देखने को मिलता है, लेकिन धीरे 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 जो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स हैं वो भी डिसेंसिटाइज होने लगता है, तो ये इफेक्ट चली जाती है। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म पे ऊपर ये जो इफेक्ट है उस चली जाती है, क्योंकि डिसेंसिटाइजेशन होता है। मेन जैसे हमने बात की कि इससे काफ़ी सारी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जुड़ी हुई होती हैं, देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होने की वजह से भयंकर सिडेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा सिडेशन इसका होता है। ठीक है, पावरफुल एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी है, तो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स जो है, जैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ हो गए, ड्राइनेस ऑफ ऑल द सिक्रीशंस हो गए, टेम्परेचर बढ़ना, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन रिटेंशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई होती है, ऐसी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं।
सीजर थ्रेशोल्ड को ये कम कर दिया, इसीलिए एपिलेप्सी आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वेट भी पुट ऑन होता है इससे। अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन होने की वजह से पोस्चुरल हाइपोटेंशन होना, एरिथमियाज कई बार होना, या फिर जो इजैक्यूलेशन को इनहिबिशन होना, तो ऐसी आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लो सेफ्टी मार्जिन वाली ड्रग है, तो थेरापेटिक विंडो बहुत छोटी है, तो उस विंडो में अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखेंगे ड्रग का, तो या तो साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएगी, टॉक्सिसिटी होंगी, या तो फिर उसका इफेक्टिवनेस कम होगा। तो ये कुछ चीज़ें जुड़ी हुई थी अल्फ़ा ब्लॉकिंग इफेक्ट के वजह से, मस्करिनिक रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग की वजह से जुड़ी हुई थी, यू नो। सो सीडेशन, वेट गेन, सो ये सब चीज़ों, ये डिसएडवांटेज था ये ड्रग्स का। इसमें एक ड्रग है अमोक्सापाइन करके, ये स्पेसिफिक है, कई बार एमसीक्यूज़ के अंदर पूछते हैं। अमोक्सापाइन एक एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन उसमें एंटी साइकोटिक प्रॉपर्टी भी है। कैसे? क्योंकि वो D2 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है, स्पेसिफिकली अमोक्सापाइन, और जिसकी वजह से इसकी एंटी साइकोटिक प्रॉपर्टी है। ये एंटी साइकोटिक ड्रग लॉक्सापिन उसका मेटाबोलाइट है, ठीक है। D2 ब्लॉकिंग की वजह से जैसे हमने देखे कि इससे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स और कन्वर्जन भी हो सकते हैं। TCA में एक ड्रग है इमीप्रामिन। ये इमीप्रामिन एक एडिशनल यूज़ के लिए भी काम आती है, जो है नॉक्चर्नल एन्यूरेसिस, बेड वेटिंग चिल्ड्रन के अंदर होता है, उसमें भी ये इफेक्टिव है। यहाँ पे दूसरी ड्रग वैसे ड्रग ऑफ चॉइस है, दैट इज़ डेस्मोप्रेसिन, वाजोप्रेसिन का एनालॉग, तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट पूछ सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जैसे हमने बात की कि इसकी थेरापेटिक विंडो कम होने की वजह से ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के पॉइजनिंग के केसेस भी काफ़ी देखने को मिलते थे। और सुसाइडल हो गए या केसेस हो गए, होमिसाइडल, वट एवर द केसेस, ज़्यादा ड्रग लेने की वजह से पॉइजनिंग होता था। अब पॉइजनिंग में मेनली क्या सिम्टम्स होगा, जैसे हमने बात की कि जो भी उसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो एक्साग्रेट होगी, एंटीकोलिनर्जिक सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, अल्फा ब्लॉकिंग इफेक्ट्स बढ़ जाएंगी, सीडेशन, सीएनएस डिप्रेशन वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। इनिशियल फिर एक्साइटेशन होगा, फिर डिप्रेशन में पेशेंट चला जाएगा। तो यहाँ पे जो होता था वो कार्डियोवेस्कुलर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होता था। जो सीवियर टॉक्सिक केसेस में कार्डियोवेस्कुलर टॉक्सिसिटी बहुत ही एक्सट्रीम थी, और जिसे कंट्रोल करना ज़रूरी था, अदरवाइज पेशेंट माइट डाई एज वेल। तो एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, तो जैसे हमने बात की, वो एक्सागरेट होती ही है। तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, फ्लशिंग, डायलेटेड प्यूपिल, पैरालिटिक इलियस, यूरिन रिटेंशन, ये सब चीज़ें थी। लेकिन बिकॉज सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाती थी, इसकी वजह से कार्डियक एरिथमियाज और हाइपोटेंशन जैसी कार्डियोटॉक्सिसिटीज भी होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनिशियली डिप्रेशन होता है, धीरे धीरे एक्साइटेशन होता है, फिर कोमा में पेशेंट चला जाता है, ठीक है। तो ऑल द सिम्टम्स आपको वेरी को देखने को मिलते हैं, कन्फ्यूजन, डेलीरियम से लेके सीजर्स तक सिम्टम्स मिलते हैं, एंड इवेंचुअली कोमा एंड डेथ भी हो सकता है। तो कैसे कंट्रोल करें इस पेशेंट्स को, जैसे जिसे TCA का पॉइजनिंग हो गया है? तो जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है यहाँ पे है इंट्रावीनस सोडियम बाइकार्बोनेट। और आप पूछेंगे सर सोडियम बाइकार्बोनेट ये पेशेंट्स में कैसे इफेक्टिव है? तो पहले कि ये जो ड्रग्स हैं TCA वो एसिडिक ड्रग्स हैं, तो ऑब्वियसली एक न्यूट्रलाइजिंग प्रॉपर्टी के तौर पे भी इफ़ेक्टिव हैं, और हमें पता है कि जिससे वो इवेंचुअली आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होंगी और एक्सक्रीट इजीली हो जाएंगी, रीअब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो सिस्टम में से बाहर निकलने के लिए वो आयोनाइज फॉर्म बहुत ज़रूरी है, या फिर अब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए आयोनाइजेशन फॉर्म बहुत ज़रूरी है, तो वो होगा न्यूट्रलाइज करने से। तो बाइकार्बोनेट से वो तो होगा ही। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ बाइकार्बोनेट से सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो है सोडियम लेवल। इससे सोडियम लेवल बढ़ेगा, और ये जो सोडियम लेवल है वो सोडियम लेवल इवेंचुअली हेल्प करेगा ये जो हमारी कार्डियक फास्ट चैनल्स ब्लॉक हो गई ना उसको रिलीव करने के लिए। तो यहाँ पे सोडियम मिलेगा, जिससे कार्डियक जो चैनल्स है फिर से ओपन हो जाएगी और एरिथमिया का चांसेस कम हो जाएगा, जिससे इवेंचुअली कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। TCA इंड्यूस अगर वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होते हैं तो आप लिग्नोकेन जैसी ड्रग को भी यूज़ कर सकते हैं। लिग्नोकेन वैसे लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होती हैं, लेकिन सिस्टमिक यूज़ भी है कि वेंट्रिकुलर डिस एरिथमियाज के अंदर यूज़ किया जाता है। लेकिन लिग्नोकेन भी CNS टॉक्सिक ड्रग है, तो ऑलवेज ध्यान रखें कि उससे भी सीजर्स हो सकते हैं। अगर TCA से एरिथमियाज होते हैं तो ज़्यादा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वाली ड्रग्स ना दें, ठीक है। सो सॉरी, कार्डियो डिप्रेशंस वाली ड्रग ना ले, जैसे प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल जैसी ड्रग जो कार्डियो डिप्रेशन ड्रग्स हैं वो अगर ज़्यादा देते हैं तो उस केस में फिर कंडीशन वर्सन भी हो सकती है। तो ज़्यादा कार्डियो डिप्रेशन भी ना दे, वो अब चीज़ आप ध्यान रखें।
फ्लूइड्स प्रिफरेबल है अगर हाइपोटेंसिव पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर फॉल होता है, फ्लूइड इंपॉर्टेंट है। डोपामिन का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आइनोट्रोपिक प्रॉपर्टी और वाजोकंस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटी दोनों है। और डायजेपम एक अच्छा ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे कि जब सीजर्स आ जाते हैं, जब सीएनएस एक्साइटेशन होता है। अब तक हमने कार्डियोवैस्कुलर इसका मैनेज किया है एस्पेक्ट। जब सीएनएस एक्साइटेशन होता है और सीजर्स होता है तो अगेन डायजेपम ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर नहीं कंट्रोल होता है तो इस केस में एंटी एपिलेप्टिक फेनिटोइन या फिर फिनोबार्बिटॉन बार्बिचुरेट्स के ऊपर भी आप जा सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक जो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको डील करने के लिए आप किसी भी प्रकार से कोलिनर्जिक लेवल बढ़ा सकते हैं एसिटाइल कोलिन का, और सबसे बेस्ट वे है फाइजोस्टिग्मिन देने का। कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाता है, ठीक है। सो ऐसे पेशेंट्स में काम आ सकता है। तो ये सब था टीसीए के बारे में। ऑलरेडी हम टीसीए के बारे में देख चुके हैं, पुरानी ड्रग, क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन, डिसएडवांटेज, टॉक्सिसिटीज़ में क्या होता है, टॉक्सिसिटी को मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है। और कुछ ड्रग के एडिशनल यूजेस जैसे हो गए इमिप्रामिन के यूजेस, अमोक्सापिन के यूजेस। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें टीसीए के बारे में हमने कवर कर ली है, हम लोग जानने लगे। अब हम देखते हैं दूसरी ड्रग्स जिसका नाम है सिलेक्टिव नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये भी एक प्रकार का रीअपटेक इनहिबिटर्स भी हैं, लेकिन इसका नाम दिया गया है एसएनआरआई, सिलेक्टिव नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। वैसे तो नाम से आपको लगता है कि सिर्फ नॉर एपिनेफ्रिन का ही रीअपटेक इनहिबिशन करता है, बट एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में ये दोनों का रीअपटेक इनहिबिट करता है। जो डिफरेंस इसके और टीसीए के बीच में है कि टीसीए के जैसी जो एडिशनल रिसेप्टर ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी थी, जैसे अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी या फिर मस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, ये इसके अंदर नहीं है। तो टीसीए की सिर्फ एक एक्शन रीअपटेक इनहिबिटर ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन की ही रखे तो ये बन जाएगा एसएनआरआई। तो जैसे बात की अल्फा ब्लॉकिंग, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीहिस्टामिनिक, ये कोई भी एक्शन इसमें नहीं है, इसीलिए उससे कंपैरेटिवली सेफर है। तो अगर सीवियर डिप्रेशन है तो इसमें ये दे सकते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग के नाम है याद रखें, एमसीक्यू के तौर पे पूछे हैं। वेलनाफेक्सिन जिसका एक दूसरा ड्रग्स बनाया गया है, दैट इज दिस वेलनाफेक्सिन। फिर होता है ड्यूलॉक्साटिन और फिर मिलनासिप्रान, और उसमें से बनाया गया है लीवो आइसोमर, दैट इज लीवो मिलनासिप्रान। ये वेलनाफेक्सिन है, ये फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ड्रग इंटरेक्शंस कम है। ड्यूलॉक्साटिन का एक एडिशनल यूजेस है, कई बार पूछते हैं, दैट इज न्यूरोपैथिक पेन। सो ड्यूलॉक्साटिन लॉन्गेस्ट एक्टिंग है जो न्यूरोपैथिक पेन में भी काम आता है। ये एमसीक्यू के अंदर ये चीज़ पूछते हैं आपको। अब बढ़ते हैं सबसे इफेक्टिव ग्रुप ऑफ ड्रग के बारे में, जिसका इफेक्टिवनेस तो वैसे टीसीए का भी है, लेकिन यहाँ पे साइड इफेक्ट प्रोफाइल कम है। तो सिलेक्टिवली सिर्फ नॉर एपिनेफ्रिन का जो रीअपटेक नहीं करता है और सिर्फ सीरोटोनिन का ही रीअपटेक इनहिबिशन करता है। तो ये सिर्फ सीरोटोनिन का लेवल ही बढ़ाता है, नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल नहीं बढ़ाता है, क्योंकि सिलेक्टिव सीरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है, नाम से हमको पता चल जाता है। और ये यहाँ पे भी किसी भी प्रकार का अल्फा ब्लॉकिंग, किसी भी प्रकार का मस्करिनिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी नहीं है, तो सिर्फ सीरोटोनिन का रीअपटेक इनहिबिशंस करता है। तो इसीलिए ये सबसे सेफेस्ट है फर्स्ट चॉइस के तौर पे डिप्रेशंस में, या फिर जो दूसरे अफेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं। अफेक्टिव मीन्स की डिप्रेशंस के साथ कई बार दूसरे भी जुड़े होते हैं या इंडिविजुअल भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि फोबियाज़ हैं, किसी भी प्रकार का फोबियाज़ हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, कई चीज़ों को रिपीटेटिवली करना। हम लोग वो साइकोसिस के लेक्चर में समझा चुके हैं कि पेशेंट घर की कड़ी हर बार लगाते हैं, उसे ऐसा लगता है कि घर बंद नहीं किया है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पेशेंट को कुछ इवेंट उसने देख ली है या फिर उससे पास हुआ है तो उसका ट्रॉमा रहता ही है, एंड इवेंचुअली वो डिप्रेशन में चला जाता है। बुलिमिया एक प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, जो पेशेंट बहुत खाता है और फिर अगेन लेक्सेटिव ले लेता है, तो इस प्रकार का एक ईटिंग डिसऑर्डर है। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन सिंड्रोम बहुत ही कॉमन है प्यूबर्टी पे गर्ल्स में, पैनिक अटैक्स आते हैं। तो ये सब चीज़ों में भी क्वाइट इफेक्टिवली हम लोग एसएसआरआई से पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो कई बार आपको पूछते हैं कि एसएसआरआई और टीसीए में क्या डिफरेंस है, तो हमने बात की कि मैकेनिज्म में ही पहला डिफरेंस है, दूसरी सिलेक्टिविटी में डिफरेंस है, और जो भी अल्फ़ा मस्करिनिक उनको ये ब्लॉक नहीं करती है, जिससे कोई एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट नहीं होती है, इससे किसी भी प्रकार का सीडेशन और वेट गेन नहीं होता है, सीजर एरिथमिया के चांसेस भी नहीं है। तो जो भी डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ नॉन सिलेक्टिविटी था वो सब हमने ओवरकम किए हैं एसएसआरआई में। फिर भी देखते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एसएसआरआई में कुछ ड्रग की बहुत बहुत स्पेसिफिक है, और नौशिया बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम लोग किसी भी पेशेंट को एसएसआरआई प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे फ्लूओक्सेटिन बहुत ही कॉमन प्रिस्क्राइब्ड एसएसआरआई है, तो जब भी फॉलोअप में पेशेंट आता है तो कंप्लेंट लेके आता है, सर वॉमिटिंग जैसा हो रहा है या फिर इनडाइजेशन हो रहा है या बहुत गैस हो गया है। जीआई इरिटेशन एक्सट्रीमली कॉमन है इससे, ये ड्रग्स से। इसमें नौशिया बहुत ही कॉमन है। एंग्जाइटी, हम लोग सेरोटोनिन का लेवल जब भी बढ़ाते हैं तो पेशेंट थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और जिससे इवेंचुअली एंग्जाइटी होना बहुत ही कॉमन है। कुछ बार बहुत ज़्यादा लेवल की होती है तो एकिथीशिया भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस भी पेशेंट के अंदर हो जाती है। जीआई इरिटेशंस की वजह से डायरिया होना, ज़्यादा सीएनएस एक्साइटेशन होने की वजह से हेडेक और इंसोम्निया, नींद ना आना, वो भी कॉमन है। इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इनिबिशन ऑफ इजैक्यूलेशन एंड ऑर्गेजमिया। ठीक है, इनिबिशंस, इजैक्यूलेशन इनिबिट होता है और ऑर्गाज्म कम हो जाता है। तो ये चीज़ का एडवांटेज लेके, जैसे साइड इफ़ेक्ट्स है इनिबिशन ऑफ इजैक्यूलेशन, तो ये चीज़ का एडवांटेज लेके कुछ लोग ये ड्रग देते हैं कि जिसको इवेंचुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम बढ़ाना है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी ये ड्रग्स यूज़ करते हैं एज अ दूसरी वे से। ठीक है, ये एक्चुअली उसका साइड इफ़ेक्ट्स है, लेकिन किसी को अर्ली इजैक्यूलेशन का प्रॉब्लम होता है तो वैसे केसेस में उनका जो सेक्सुअल टाइम बढ़ाने के लिए भी ऐसी ड्रग्स दी जाती है। प्लेटलेट का सीरोटोनिन लेवल अफेक्ट होने की वजह से कई केसेस मिले हैं कि जिसमें एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है। और ऐसी ड्रग्स को, जैसे हमने बात ऑलरेडी की थी कि माओ इनहिबिटर्स के साथ ना दी जाए, और अगर दी जाती हैं तो एटलीस्ट 2 वीक का गैप रखें, उसके बाद ही ड्रग्स को स्टार्ट करें, दूसरी ड्रग को। तो ये कुछ चीज़ें हैं स्पेसिफिकली एसएसआरआईज के बारे में। नाम है, जैसे हमने बात की थी, फ्लूओक्सेटिन एक्सट्रीमली कॉमनली यूज्ड ड्रग है, प्रोटोटाइप एसएसआरआईज हैं, लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है। अगर शॉर्टेस्ट एक्टिंग एसएसआरआईज की बात करें तो फ्लूओक्सामाइन है। चीज़ें नीट में आपको या फिर किसी भी प्रकार के एमसीक्यू के टेस्ट में पूछ सकते हैं। और भी ड्रग्स हैं, पैरोक्सेटिन, सर्ट्रैलिन, सिटालोप्राम। सिटालोप्राम, इसका एस-सिटालोप्राम जो एनालॉग है, ज़्यादा स्पेसिफिक है और ये कई बार यूज़ होता है गवर्नमेंट सेटअप में। पैरोक्सेटिन के बारे में आप याद रखें कि सबसे ज़्यादा टेरेटोजेनिक इसमें पैरोक्सेटिन भी है। चलिए, तो ये हो गया एसएसआरआई के बारे में। ज़्यादा उसमें डिस्कशंस करने का नहीं था क्योंकि सभी पॉजिटिव चीज़ें थी, तो ड्रग देखी, स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और यूजेस देखे। अब चलते हैं कुछ एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में काफ़ी ड्रग्स हैं, लेकिन हर एक ड्रग का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एमसीक्यू लिए क्यू के लिए आपको कई बार पूछा जाता है, वही हमने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस करने का ट्राई किया है। तो पहली ड्रग है ट्राजोडोन। ट्राजोडोन, जैसे बात हो गई कि अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और 5-HT2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। पोस्ट साइनेप्टिकली सीरोटोनिन के रिसेप्टर्स 5-HT2 होते हैं, तो उनको ब्लॉक करती हैं यूजुअली ड्रग्स। तो जिससे क्या होता है कि ड्रग्स ज़्यादा से ज़्यादा 5-HT1 पे काम कर सके और इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा हो सके। सिडेशन होता है 5-HT का लेवल बढ़ने से, और अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉक होने से कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकिंग की वजह से हमें जैसे पता है कि ब्लड फ्लो बढ़ेगा, स्पेशली पेनाइल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और पेनाइल ब्लड फ्लो बढ़ने से इरेक्शन होता है कई बार, दैट इज़ अनकंट्रोलेबल एंड पेनफुल इरेक्शन होता है, जिसे प्रायापिज्म भी कहते हैं। कई बार इमरजेंसी सिचुएशंस भी इससे क्रिएट होती है। अल्फ़ा ब्लॉकिंग की वजह से ही एडवर्स ड्रग रिएक्शन दूसरी होती है, दैट इज़ पोस्चुरल हाइपोटेंशन, कई बार एरिथमिया भी हो सकता है। नेफाजोलोन दूसरी ड्रग्स हैं, ये सीरोटोनिन का रीअपटेक ब्लॉक करती हैं, 5-HT2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, जिससे ज़्यादा ड्रग, अगेन जैसे हमने बात की कि 5-HT1 के ऊपर काम कर सके। जैसे हमने बात की कि सीरोटोनिन का लेवल बढ़ने से एक्साइटेशन, एजिटेशन, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, ऐसी चीज़ें कॉमनली देखी गई है, और कुछ रिपोर्ट्स हिपेरोटॉक्सिसिटी के भी इससे मिले हैं। मियानसेरिन प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स, जो ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं, उनको ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज है वो बढ़ता है। नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज बढ़ने से अगेन इवेंचुअली एक्साइटेशन होगा, सीएनएस थ्रेशोल्ड इससे कम होगा, स्पेशली सीजर्स का, जिससे एपिलेप्टिक पेशेंट्स में सीजर आ सकते हैं। एडिशनली बोन मैरो डिप्रेशंस के कई केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं विद द यूज़ ऑफ ड्रग मियानसेरिन। टियानेप्टिन और अमीनेप्टिन काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रग्स हैं ये। एक्चुअली तो मैकेनिज्म्स में ऐसा लिखा गया है कि ये सीरोटोनिन का अपटेक बढ़ाती है, तो इवेंचुअली साइनेप्स में सीरोटोनिन का लेवल कम होता है। तो हाउ विड दिस बेनिफिट द पेशेंट ऑफ डिप्रेशन?
बट एक्चुअली मैकेनिज़म्स काफ़ी सारी बुक्स में देखने के बाद हमें पता चली कि इनका जो मैकेनिज़्म है वो अलग है। जो दूसरी थियरी थी हमारी, जो ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर जिसका बढ़ाना था, जिससे साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, सॉरी न्यूरोनल प्लास्टिसिटी हम लोग बढ़ा सकें, तो इसके ऊपर ये ज़्यादा काम करती है डिप्रेशन के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि इसकी एसएसआरआई से ऑपोजिट एक्शन है, वो है, बट वो इवेंचुअली डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को बेनिफिट करने के लिए ये मैकेनिज्म नहीं है। ये मैकेनिज्म से डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को बेनिफिट होता है, दैट इज टियानेप्टिन एंड अमीनेप्टिन। मिर्ताजपिन जैसे आगे की भी एटिपिकल जैसे काम करती थी, जो अल्फा 2 रिसेप्टर प्री साइनेप्टिकली होते हैं, उसे इनहिबिट करते हैं, जिससे इवेंचुअली सीरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ता है। स्पेसिफिकली ये सीरोटोनिन का लेवल बढ़ाते हैं, और जो अदर रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी करते हैं, जिससे 5HT1 पे इनका इफेक्ट ज़्यादा आ सके, तो सिलेक्टिव 5HT1 का एक्टिवेशन ज़्यादा हो सके। दूसरा भी नाम इसको दिया गया है ये ड्रग को, NSSA, नॉर एड्रीनर्जिक एंड स्पेसिफिक सीरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, तो इसका नाम है, कई बार एमसीक्यू में ये पूछते हैं, ये मिर्ताजपिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसकी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है, अगेन सीडेशन, वेट गेन, लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ एंड डिजीनेस, तो CNS साइड इफेक्ट्स होता है, साथ में वेट गेन और लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं। ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मिली है। फिर काम करते हैं ब्यूप्रोपियोन के बारे में डिस्कशंस करना। ब्यूप्रोपियोन एक इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, कई बार एमसीक्यू शायद शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से पूछते हैं। ये साथ में डोपामिन का भी रीअपटेक ब्लॉक करती है नॉरएपिनेफ्रिन के साथ, और प्रीसाइनेप्टिकली कैटेकोलामाइन का रिलीज भी बढ़ाती है। तो दोनों मैकेनिज्म से काम करती है, एक तो अपटेक ब्लॉक भी करती है और रिलीज भी बढ़ाती है। इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका एक एक्साइटेटरी मेटाबोलाइट बनता है, एम्फेटामाइन जैसा एक मेटाबोलाइट बढ़ता है। इसका जो मेन एडिशनल यूज़ है डिप्रेशन के अलावा वो है स्मोकिंग, सीडेशंस, और एक्साइटेटरी मेटाबोलाइट की वजह से ज़्यादा डोजेस के ऊपर सीजर्स भी हो सकते हैं। एटोमॉक्जेटिन करके एक दवा है जो सिलेक्टिवली नॉरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक इनहिबिशंस करती है, और वो अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक ADHD के केसेस में बेनिफिशियल होती है एटोमॉक्जेटिन। तो होपफुली आपको ये हमारा जो पूरा एंटी डिप्रेशन वाला लेक्चर था वो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो हमें पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारे लेक्चर्स पढ़ने के बाद आप बुक पढ़ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी कि इसके ऊपर आपको फोकस करना है और अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करना है। थैंक यू वेरी मच।